Now, in this video, we are going to discuss about sex determination. तो बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैंकिंग। ठीक है, उन्होंने 1891 में स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी किया था। क्या करा था उन्होंने? इंसेक्ट्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको स्टडी किया था। तो जब वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इंसेक्ट्स के अंदर वो किस तरीके से होता है। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो 50% जो स्पर्म है वो एग्स हैं, ठीक है, और 50% ऐसे हैं जो है ही नहीं, मतलब नहीं ही है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओ से या फिर ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, या बोल सकते हो कि उनके पास में एक्स बॉडी नहीं है। तो जब भी इंसेक्ट्स में, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में, तो स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होते हैं, तो वो दो तरीके के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो 50% ऐसे होंगे जिनके पास में एक्स बॉडी प्रेजेंट होगी, और 50% ऐसे होंगे जिनके पास में एक्स बॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। तो अगर हम देखें तो मेल के अंदर जो है वो क्या है? एक्स ओ टाइप है, और फीमेल के अंदर जो हमने देखा था वो कैसा है? एक्स एक्स है। मतलब फीमेल के पास में कितने क्रोमोसोम्स है? 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब मैं क्रोमोसोम्स क्यों बोल रही हूँ? तो आप मतलब जो हैंकिंग ने जो एक्स बॉडी जो डिस्कवर की थी, आफ्टर सम टाइम ये पता चला कि जो एक्स बॉडी है वो एक्चुअली में एक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल के अंदर एक्सओ टाइप क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है एक्सओ टाइप का कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन बताइए, तो आप उसमें बता सकते हो ये। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो ग्रास हॉपर। लेकिन जब हम ड्रोसोफिला के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ड्रोसोफिला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसका नाम फ्रूट फ्लाई भी है। तो ड्रोसोफिला एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके अंदर मेल के पास में एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और फीमेल के पास में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि ये तो ह्यूमन के जैसा हो गया है, इसमें ह्यूमन जैसा केस प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेम मेल जैसा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ड्रोसोफिला के बारे में बता रखा है, मेल के बारे में बता रखा है, क्योंकि मेल के पास में एक्स वाई स्पर्म होता है और फीमेल के पास में एक्स एक्स होता है, एग प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे मेल हिट्रोगैमेटी। इसका मतलब ये है कि मेल के पास में 2 स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और फीमेल हिट्रोगैमेटी का मतलब ये होता है कि फीमेल के पास में 2 एग या गैमेट की फॉर्मेशन हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेल हेट्रोगैमेटी का बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला। और फीमेल का है फाउल, जिसके पास में फीमेल के पास में होते हैं ZW और मेल के पास में होते हैं ZZ। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें मेल के पास में 2 गैमेट्स हैं, जो मेल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इसका एक्स क्रोमोसोम जाके फीमेल के साथ में फ्यूज़ करेगा कि वाई करेगा। ठीक है, तो बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? मेल हेट्रोगैमेटी पे डिपेंड करता है। ह्यूमन के अंदर जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो हम एक क्रॉस बनाते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी आती है कि अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स के साथ करेगा तो क्या बनेगा? एक्स एक्स। फिर फीमेल का एक्स अगर वाई के साथ बनेगा तो एक्स वाई। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्स अगर हम करेंगे तो वो मतलब 2 बार हमारे पास में डबल एक्स आते हैं और 2 बार हमारे पास में एक्स वाई आते हैं। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि 50% चांसेस है आपके पास में कि फ़ीमेल हो और 50% चांसेस है आपके पास में कि मेल हो। चलिए, अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी करेंगे हनी बी के अंदर। हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉइडी। अब इसको हैप्लोडिप्लॉइडिक इसलिए कहा जाता है, जो फीमेल हनी बी होती है जनरली दे कंटेन 32 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और मेल के पास में होते हैं 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमको हनी बी के बारे में इतना मालूम है कि एक क्वीन होती है, उसके अलावा जो वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, और इसमें सिर्फ क्वीन ऐसी होती है जो रिप्रोड्यूस करती है, और बाकी जो वर्कर्स फीमेल्स होती हैं वो क्या होती है? सब स्टराइल होती हैं। और उसके बाद में जो इनके अंदर मेल होते हैं उनका काम सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है, एज सच वो कोई और दूसरा काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो फीमेल है इसके पास में 32 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल्स के अंदर जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो मियोसिस होगी, और मियोसिस के केस में क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिला? हैप्लॉइड्स गैमेट मिल गए। अब अगर मेल के बारे में हम बात करें तो ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो काय से बनेंगे? माइटोसिस से ही बनेंगे, फर्दर कोई मियोसिस डिवीजन नहीं होगा उसके अंदर। और वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो मेल है यहाँ पर वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है। देखो यहाँ पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो कितना बनेगा? 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वापस मिल जाएंगे हमको।
जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके पास में प्रेजेंट है, फीमेल के पास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अगर फर्टिलाइजेशन होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की, तो 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, या बोल सकते हो प्रोड्यूस होंगे। अब आपने एक चीज़ पढ़ी है, पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट्स अंडरगो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब भी फीमेल गैमेट के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा या होने लग जाती है, और इसमें कोई न्यू ऑर्गेनिज्म जब वो प्रोड्यूस करती है, तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए आप उनकी प्लॉइडी को चेक कर सकते हो कि वो हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। इसलिए हनी बी के अंदर जो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो आपको रीज़न समझ में आया। यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में कि एक्चुअली में म्यूटेशन है क्या। देखो, कोई भी एक सिंपल सीक्वेंस है डीएनए का या जीन का, अगर वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो वो जो चेंज आ रहा है किसी भी सीक्वेंस ऑफ डीएनए में या जीन में, तो उस चेंज को बोला जाता है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है, किसी भी डीएनए या जीन के सीक्वेंस में चेंजेस आना। द चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड जीन। अब वो कौन से फैक्टर्स है जो म्यूटेशन करवाते हैं, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब म्यूटाजीन्स क्या होता है, म्यूटाजीन्स आर बेसिकली म्यूटेशन कॉजिंग फैक्टर्स। मतलब म्यूटेशन करवाने वाले जो फैक्टर्स है उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। आप लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रही हूँ। ठीक है, आपको इसके साथ में ग्रामर ऐड करनी है, मतलब आपको अरेंज करके लिखना है। मतलब दीज आर दी फैक्टर्स दैट कॉजेज म्यूटेशन, इस तरीके से। चलिए अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब इसके एग्जांपल में निकोटीन है जो म्यूटेशन करवा सकता है, यूवी रेज है, कैंसर है, और एक दो एग्जांपल्स और लिखना चाहो आप तो मस्टर्ड गैस भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन करवाने के लिए। वैसे तो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम आपके एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आना। तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास में है वो बेस पेयर से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई सिंगल बेस पेयर के अंदर कोई चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर। ठीक है, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें पॉइंट म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। और दूसरा आपका है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, या तो कोई डिलीशन हो जाएगा किसी भी जीन का, या फिर कोई एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, डिलीशन ऑफ अ जीन और न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड्स फॉर एनी प्रोटीन। ठीक है, तो कोई वो मतलब कोई भी एक प्रोटीन के लिए कोड करेगी। तो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, अगर उसके अंदर से पूरा का पूरा सीक्वेंस ही गायब हो जाए जो कि कोड कर रहा है किसी भी प्रोटीन के लिए, तो क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, पूरा जो सीक्वेंस है वो ही चेंज हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, जिसको बोला जाता है PKU। ठीक है, ये भी एक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन कॉज करने वाले फैक्टर्स के बारे में, एंड देन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। अब कुछ ऐसे भी सीक्वेंस हो सकते हैं क्रोमोसोम के जो ऑल्टर हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है क्रोमोसोमल एबरेशंस। मान लो अब कोई क्रोमोसोम है, उसके अंदर कोई ऐड हो गया, मतलब कोई जीन ऐड हो गया, तो उसके बोला जाता है इंसर्शन हो गया या एडिशन हो गया, कोई डिलीट हो गया उसमें से, या अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे सिंड्रोम्स आ जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम्स है। देखो बेसिकली होता है कि अगर कोई भी क्रोमोसोम के अंदर लॉस या गेन होता है, ठीक है, अगर लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं डिलीशन, गेन होता है तो उसको इंसर्शन या एडिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है क्रोमोसोमल एबरेशंस, जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर या तो लॉस होगा या तो फिर गेन होगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दे रखा है डाउन सिंड्रोम का। इसके अंदर क्या होता है, 21 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर ना एक एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है, तो उसको बोला जाता है 20 हो जाती है, मतलब 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब जो टर्नर सिंड्रोम है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो एक क्रोमोसोम है उसका डिलीशन हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या रह जाता है, एक्स ओ रह जाता है। क्लियर है।